हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद चाचा। और आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। हम देख रहे होंगे बायोटेक्नोलॉजी को और अच्छे से पढ़ो और समझ रहे होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि यूजिंग साइंटिफिक मेथड विद ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या किसी साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके किसके साथ, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी में कुछ साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई ऑर्गेनिज्म है और या उसका प्रोडक्ट है, उससे हम कोई बेहतर ऑर्गेनिज्म या उसका प्रोडक्ट बनाएं, बस इतनी सी बात है बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी वैसे बहुत ही न्यूली ब्रांच्ड है हमारे बायोलॉजी में, बट इसका यूज़ जो है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। जो हमारा सराउंडिंग है वो घिरा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम देखें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। फार्मास्यूटिकल में भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, माइक्रोबियल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे इसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर में हम बात करें तो एग्रीकल्चर में फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए हमारे पास कोई क्रॉप प्लांट है, वीट ले लेते हैं। वीट हमारे पास कोई क्रॉप प्लांट है और उसकी यील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो क्रॉप प्लांट है, जो वीट है, उसकी यील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम उसकी यील्डिंग बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि जहाँ के क्रॉप प्लांट में, जहाँ के वीट क्रॉप प्लांट में यील्डिंग अच्छी होगी, वहाँ का कुछ जो उसका जेनेटिक मटेरियल जिस रिस्पॉन्सिबल होगा हाई यील्डिंग के लिए, वो जेनेटिक मटेरियल हम क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश वाले वीट प्लांट में डालेंगे और अच्छी यील्डिंग ले लेंगे। ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे आप एक गोल्डन राइस जानते होंगे। गोल्डन राइस में आप नाम सुना होगा, विच इज़ येलो कलर राइस। और उसमें क्या किया हमने, उसमें अपन ने क्या किया कि जैसे आपको पता है विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो हमने क्या किया कि जो हमने गोल्डन राइस बनाया उसमें हमने कुछ तो ऐसा जुगाड़ किया, किससे, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, कि उसमें भर भर के हमने विटामिन ए डाल दिया। ठीक है, अब वो भर भर के उसमें मतलब विटामिन ए की मात्रा होती है, तो उससे क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती और विटामिन ए की कमी कभी होने नहीं पाती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि हम पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि बीटी कॉटन, जैसे आपने कॉटन होता है ना, कॉटन प्लांट होता है, सिंपल कॉटन प्लांट होता है। आपको पता है कि कॉटन का इंडिया में कितना बड़ा यूज़ है, प्लस ये जो है कैश क्रॉप के रूप में भी यूज़ होता है कि मतलब इससे हम एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों में और बहुत सारा पैसा लेते हैं। तो क्या होता है कि इसकी फसल इतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि एक इसका दुश्मन जो है ना, बॉलवॉर्म, वो क्या करता है कॉटन बॉल्स को, जैसे ये कॉटन बॉल्स है, और कॉटन बॉल्स को ये खा लेता है। ठीक है, और फसल जो हो जाती है ख़राब हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमने किया कुछ ऐसा कि जो कॉटन का प्लांट है उसको हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से सेल्फ रेसिस्टेंट बना दिया। मतलब हमने कुछ तो इसमें ऐसा कर दिया कि अब ये जो कॉटन प्लांट है, ये बीटी कॉटन इसको कहते हैं, बीटी कॉटन प्लांट बन चुका है और इसमें जो है पावर आ गई है सेल्फ रेसिस्टेंट की, यानी कि ये अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। यानी अब जब भी कीड़ा इसको काटने आएगा, खाने आएगा, तो उस इंसेक्ट का जो गट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो मर जाएगा, और हमारा जो क्रॉप है, मतलब हमारी जो फसल है, वो अच्छी खासी होती रहेगी, अच्छी खासी यील्डिंग होती रहेगी। और फिर बहुत सारी यूजेस हैं इसके। एक बेस्ट एग्जांपल इंसुलिन आप सबको पता होगा कि आप सभी को पता है कि अगर अभी का देखा जाए, करेंट डेटा देखा जाए, तो अगर 10 में से 4 बंदे डायबिटिक पेशेंट होते ही होते हैं। आप अपने घर में भी देख लीजिए कि घर में अगर आपकी 8-10 लोग की फैमिली है या 4-5 लोग की फैमिली है, तो 1-2 लोग डायबिटिक पेशेंट हैं। 8-10 लोग की फैमिली है तो 4 लोग पक्का डायबिटिक पेशेंट है। तो डायबिटीज़ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, इंसुलिन घटता जा रहा है। भाई इंसुलिन इतना कहाँ से आए? ठीक है, तो पहले हम क्या करते थे कि एक गाय को, एक सुअर को, यानी काऊ और पिग, इनको काट काट के हम उनसे इंसुलिन ले लेते थे। लेकिन अभी इनसे इंसुलिन लेने से कुछ लोगों की जान चलो बच जाती थी, या फिर लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, वो थोड़ा ज़्यादा दिन चल जाते थे। लेकिन
ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं था? क्योंकि हम कितनी गाय काटेंगे, कितने सूअर काटेंगे, हम सारी दुनिया की गाय सूअर काट के एकदम इंसानों को तो नहीं दे सकते ना इंसुलिन। और फिर ये एनिमल इंसुलिन होता था, ये ह्यूमंस को सूट नहीं करता था, ठीक है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते थे, बहुत सारा एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता था, हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता था। तो हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इसको हमने अलग अलग तरीके से ग्रो कराना स्टार्ट किया। कि मतलब हमने ह्यूमन से डीएनए, वो डीएनए ले लिया जो इंसुलिन बनाता है, और उसको हमने किसी होस्ट सेल में ग्रो कराया, और फिर होस्ट सेल से लेके हमने उसको ट्रांसपोर्ट किया और मतलब उसको यूज़ में लेने लग गए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मतलब कि नंबर ऑफ़ यूजेस हैं जिसकी कोई व्याख्या नहीं है। तो देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया कि यूजिंग साइंटिफिक मेथड विद ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। आई थिंक आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर देख लेते हैं कि जब बायोटेक्नोलॉजी कर रहे होंगे तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू डिफरेंट डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग यानी कि कंबाइन करने का प्रोसेस, किसको कंबाइन करने का? टू डिफरेंट डीएनए। यानी कि जैसे मैंने बताया कि अगर इस प्लांट का यील्डिंग अच्छा है और हमको इस प्लांट में डालना है, तो हम क्या करेंगे कि इस प्लांट का डीएनए इस प्लांट के डीएनए के साथ कंबाइन कर देंगे। तो बस वही बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू डिफरेंट डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट बॉडीज, और अच्छी यील्डिंग लेने लगेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का कुछ प्रोसेस होता है, कुछ टेक्निक होती है, उसी टेक्निक के बारे में हम देख और समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए में हम देखेंगे आइसोलेशन मतलब क्या, आपको सबको पता है। जिसको नहीं भी पता होगा उसको भी पता चल गया होगा कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, कोरोना की वजह से, ठीक है। कि कोरोना में जैसे बोलते हैं खुद को आइसोलेट करके रखा है, तो मतलब समथिंग अलग करना, किसी चीज़ से अलग करना, एकांक कर देना, उसको अलगाव कर देना। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यहाँ पे हम किसका अलगाव कर रहे हैं? डीएनए का। किससे करेंगे भाई? डीएनए है तो कहाँ पे होगा? सेल में होगा, ठीक है। तो सेल में डीएनए होगा, तो यानी सेल से डीएनए को रिमूव करना। इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ कि जैसे मान लो ये टीना है और ये रीना है, ठीक है। अभी टीना जो है वो बहुत खुश है, हैप्पी, और रीना जो है वो बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? अभी पता चलेगा। टीना के फॉर एग्जाम्पल कान बड़े बड़े हैं, ठीक है। ये एलिफेंट लग रहा है लेकिन ये टीना है, और कोई जो टीना होगी वो बुरा नहीं मानेगी। और रीना के कान छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो रीना को इस बात का दुख है कि भाई टीना के कान बड़े हैं, वो ज़्यादा गॉसिप सुन ले लेती है, ठीक है। ज़्यादा उसके पास मसाले आते हैं, ज़्यादा न्यूज़ मिलती है, ज़्यादा अच्छा सुन लेती है। मैं नहीं सुन पा रही भाई उतना, मेरे पास उतने मसाले नहीं हैं, ठीक है। मुझे भी बड़ा कान चाहिए, इसी बात का दुख है रीना को। तो अभी कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि टीना के पास ये जो बड़े कान हैं, इसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई डीएनए होगा जो वो जीन बना रहा होगा जो इस बड़े कान के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर हमको वो डीएनए मिल जाए और या फिर वो जीन मिल जाए, वो डिज़ायर्ड जीन मिल जाए जिसके लिए कान बड़े होते हैं, और वो रीना को मिल जाए, तो रीना का काम बन जाएगा, ठीक है। तो बस यही करना है हमको आइसोलेशन ऑफ डीएनए में। अभी आप सबको पता है कि टीना के कान बड़े थे, ठीक है। अब टीना के पास कोई सेल होगा, सबको ही पता है, सारी ह्यूमन बॉडी या फिर सब कुछ दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो अभी सेल होगा, सेल में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। सेल में एक न्यूक्लियस होगा और उसके अंदर होगा डीएनए, बस इसी से हमें मतलब है, ठीक है। अभी हमको इस डीएनए को बाहर निकालना है, ठीक है। इस डीएनए को बाहर निकालना है, इसी बाहर निकालने के प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जैसे मान लो हम एक सेल लेते हैं, ये एक सेल ले लिया, ठीक है। चलो एक प्लांट सेल ले लिया, प्लांट सेल सेल वॉल से घिरी होती है, आप सबको पता है। प्लांट सेल सेल वॉल से घिरी होती है, तो चलो इसको अलग बना लेते हैं। प्लांट सेल एक सेल वॉल से घिरी होती है। अभी सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सेलुलेज, ठीक है।
अभी सेल वॉल टूट गई, अगर ये फंगस की बनी होती, यानी फंगस सेल लेते हैं हम, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो किसी में भी हो सकता है ना, भले हम हो सकता है हम फंगस का कोई कैरेक्टर हमको पसंद आ गया, हम वो निकालना चाहते हैं, हो सकता है हमें प्लांट का, हो सकता है एनिमल का, किसी का भी हो सकता है। तो अगर प्लांट सेल है तो ऊपर सेल वॉल ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलुलोज डालेंगे। अगर फंगस है तो हम काइटिनेज डालेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, ठीक है, तो काइटिनेज डाल दिया। उसके बाद जो होता है हमारा ये सेल वॉल टूट के सेल बाहर आ चुका है, अभी ये पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अभी जो सेल है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे पहले अपना डीएनए बना लेते हैं, बाकी किसी से मतलब नहीं है, हम यहाँ पे ड्राइंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लिपिड हो गए, जैसे प्रोटीन हो गई, जैसे आरएनए भी हो गया, आरएनए भी होता है, ठीक है। तो हम सबको ब्रेक करते चलेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, लिपिड है तो लाइपेज डाल दिया, लाइपेज डाल दिया, प्रोटीन है तो प्रोटीज डाल दिया, पूरा नहीं लिखूंगी, आरएनए तो आरएनएज डाल दिया, ठीक है। बट ध्यान रहे हम डीएनएज नहीं डालेंगे, ठीक है, डीएनएज बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हमने डीएनएज डाल दिया, अगर हमने डीएनएज डाल दिया तो क्या होगा, हमारा डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और भैया अगर डीएनए ही डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो क्या मतलब रह जाएगा इतना तामझाम करने का और इतना प्रोसेस करने का, ठीक है। तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना है, मतलब हमको सब कुछ तोड़ देना है, पूरा सेल का कबाड़ा मचा देना है, बस डीएनएज नहीं डालना है, क्योंकि हमको डीएनएज ही निकालना है। अब इस पूरे सेल का कूड़ा कबाड़ा मच चुका है और हमारा डीएनए अलग हो चुका है, लेकिन अभी ये इन सब चीज़ों के साथ मिक्स है। तो अभी इसको बाहर लाने के लिए क्या करेंगे, हम एक सोल्यूशन लेंगे। किस चीज़ का सोल्यूशन, ये है चिल्ड एथेनॉल, ठीक है, ठंडी दारू। इसमें जो है डालते ही ये पूरा जो टूटा फूटा सेल है हमारा, इसको पूरा मटेरियल इसमें डालते ही हमारा जो है ये तैरते हुए ऊपर आ जाएगा डीएनए। और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ग्लास रॉड की हेल्प से घुमाते हुए डीएनए को बाहर ले लेना है। डीएनए कलरलेस होता है, ठीक है, तो वो हमको ऐसे तो दिखेगा नहीं, इसीलिए हमें चिल्ड इथेनॉल का यूज़ करना है, जिसके लिए डीएनए ऊपर आ जाएगा तैरते हुए और फिर हमको ग्लास रॉड की हेल्प से उसको घुमाते हुए बाहर निकालना है। अभी हमारा डीएनए बाहर आ गया, ठीक है। अब इस प्रोसेस को, यानी कि ये जो मैंने बनाया था, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पूलिंग, ठीक है, स्पूलिंग बोलते हैं। तो स्पूलिंग हमने की और डीएनए को हमने निकाल लिया बाहर। अब हमारा डीएनए आ चुका है बाहर, लेकिन अभी क्या करना है, यानी कि अब मान लो ये डीएनए है, तो कैसे बनाऊं, कहाँ बनाऊं, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, इधर बनाती हूँ। ये हमारा ये कैसे भी बनाऊं, ये हमारा डीएनए, अरे ये क्या बन गया भाई, चलो कुछ भी है, हमको ड्राइंग से नहीं मतलब है, ठीक है। ये हमारा डीएनए, मान लिया हमने यही डीएनए है, यही है डीएनए, ऐसा ही होता है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया है, यानी पूरे सेल का हमने तोड़ फोड़ करके डीएनए को खींच के बाहर निकाल लिया है। अभी क्या करना है, अभी करना है हमको फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, यानी इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पूरा डीएनए है, हाँ कैसा भी डीएनए हो, हमें इससे नहीं मतलब है, बहुत लंबा डीएनए है, लेकिन हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर है, यानी कि डीएनए का वो पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारा डिज़ायर्ड कैरेक्टर बनाने में, वो यहाँ पर है। यानी कि आपको पता है कि डीएनए जो होता है वो जीन बनाता है, और अलग अलग जीन, यानी कि अलग अलग जो सीक्वेंस होते हैं डीएनए में, बहुत ढेर सारे सीक्वेंस होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ वाला सीक्वेंस है वो जो जीन बना रहा है, जो यहाँ वाला डीएनए का सीक्वेंस है वो जो जीन बना रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर के लिए। फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस, डॉर्कनेस, जो भी ले लो, बड़े कान ही ले लो, टीना के बड़े कान ले लो, जो भी है। तो अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे टीना के बड़े कान का एग्जांपल दे दिया था, तो आप इसको बहुत सीरियसली नहीं ले लेना, क्योंकि वो सिर्फ एक एग्जांपल था। बायोटेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। मतलब हम ऐसा कुछ भी तो नहीं कर सकते ना बायोटेक्नोलॉजी से, कि मतलब हमने शेर से कुत्ता बना दिया, इंसान से जानवर बना दिया, गधे से सोनू को बना दिया, ठीक है, सोनू कोई बच्चा, ठीक है, कुछ भी बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा करने से फिर तो दुनिया ही खत्म हो जानी है ना, हम तो भगवान हो जाएंगे, हम कुछ भी बना लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन जितनी भी हैं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत यूज़फुल है, ठीक है। तो हर फील्ड में सक्सेसफुल नहीं है कि मतलब हम कुछ भी बना दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ हम बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो
हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने बात की थी कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस स्टेप पे हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए में हम देख रहे हैं कि हमने जो डीएनए सेल से बाहर निकाला वो बहुत ही बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा डीएनए है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ इस पार्ट से जो हमको हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर देगा, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, अभी क्या करना है, कुछ ऐसा जादू करना है, कुछ ऐसा जादू करना है कि हमको बस ये टुकड़ा मिले, यानी कि एक ये वाला पार्ट हमको मिल जाए, पूरा सेल अलग और ये पार्ट अलग हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक जादू करेंगे और उस जादू का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो जादू है जो कि हमको एग्जैक्ट कट देगा। एक कट यहाँ से देगा, एक कट यहाँ से देगा। अब ये कट क्यों देगा भाई, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये कट क्यों देगा? ऐसे थोड़ी, अपने मन का ही थोड़ी है कि हमने ऐसे उठाया और यहाँ से कट मारा, एक कट मारा। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये मॉलिकुलर सीजर है। और ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, मतलब आप सबको पता है कि डीएनए पे कुछ सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, कुछ सीक्वेंस होते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, इसकी एक स्पेशल रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। ठीक है, मतलब कि एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं है, बहुत सारे हैं। 9000 से भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिनकी हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक स्पेशल रिकॉग्निशन साइट होती है, यानी कि वो किसी स्पेशल साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और वहीं पर कट लगाते चलते हैं। ठीक है, एक स्पेशल रिकॉग्निशन साइट को पहचानते हैं और वहीं पर कट लगाते चलते हैं। तो हमको एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेना है जो कि इस सीक्वेंस को पहचानता हो और एक कट यहाँ मार दे और एक कट यहाँ मार दे। वैसे अगर बात की जाए तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्या है, कैसे है, कहाँ से आया, कैसे यूज़ होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें, क्या इसका फेनोमेनन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम इस टॉपिक में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सिर्फ यूज़ जानेंगे कि क्या यूज़ है, हम उसकी प्रोसेस नहीं जानेंगे कि कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में हम नहीं देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यानी डीएनए के टुकड़े बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्ट यानी कुछ तो रिस्ट्रिक्ट कर दे, यानी रिस्ट्रिक्शन लगाना, और एंडोन्यूक्लियस यानी कि बीच बीच से कहीं से कट मार रहा है। ठीक है, तो फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमको यहाँ एक कट यहाँ से देगा, एक कट यहाँ से देगा, और हमारा ये डीएनए, ये डीएनए, ये मतलब ऐसे क्यों बनाऊँ मैं, ऐसा सिंबल बनाती हूँ, ये हमारा डीएनए कट करके हमको दे दिया, हमारा काम हो गया। लेकिन अभी क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए तो मैंने कर लिया। अभी ये देखो, ये जो सीक्वेंस है ये कई जगह, तो क्योंकि आपको पता है कि डीएनए पे सीक्वेंस रिपीट होते हैं, तो ये सीक्वेंस हमको कई जगह तो मिलेंगे। मान लो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत सारा है, लेकिन हमको यही वाला तो चाहिए। तो अभी देखो बहुत सारे टुकड़े मच चुके हैं, बहुत सारे टुकड़े मच चुके हैं, सारे टुकड़े तैयार हो गए हैं। सिर्फ इसको पाने के लिए इतना कूड़ा कबाड़ा मच चुका है डीएनए का। डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए हो गया कंप्लीट। अब आता है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम फ्रेगमेंट। ठीक है, अभी देखो हमने क्या किया था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया था, यानी किसी सेल में से डीएनए निकाल लिया था। ठीक है, हम आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए करेंगे, यानी कि अभी तो सिर्फ डीएनए निकाला था, अब डिजायर्ड डीएनए, यानी कि इसको मैं रेड कर दूं, ये डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को अब इन सब में से आइसोलेट करना है। अब ये मैंने तो बना दिया रेड कलर का है, लेकिन ये ऐसे खुद रेड कलर का नहीं होगा और चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेगा कि मैं हूँ तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए भी एक हमको एक्सपेरिमेंट, एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम देख रहे होंगे। तो हमने कहाँ तक देख लिया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए यानी किसी सेल में से डीएनए को, सेल को डिस्ट्रॉय करके डीएनए को बाहर निकालना। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करना है और डीएनए के टुकड़े कर देना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो लेना है जो इस रिकॉग्निशन साइट को पहचानता हो। ऐसा ना हो जाए कि ये बीच में से ही हमारा डिजायर्ड डीएनए डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, फिर आता है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब इसके लिए देख लेते हैं अभी क्या करना है। ये जो हमारे टूटे फूटे डीएनए फ्रेगमेंट्स थे, उसके लिए एक प्रोसेस करेंगे जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करना है, हमको एक बेड ले लेना है। बहुत ही सिंपल सा
एक्सपेरिमेंट है, सिंपल सा प्रोसेस है, बट अगर ये समझ ना आए तो बहुत परेशान करता है कि आखिर है क्या, और समझ में आ जाए तो है ये गाजर का हलवा। ठीक है, एक बेड बनाया, बेड कैसे बनाऊँ, ऐसे बनाती हूँ। कोई बेड नहीं देखेगा, बस समझेगा। ठीक है, अभी एक ये बेड है, अब इस बेड में वेल्स हैं, गड्ढे हैं, जिसको हमने वेल्स बोला, कुएँ। ठीक है, ये रहा लंबा लंबा कुआं, यानी ये वेल्स हमने तैयार कर लिए। अब ये जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स थे, टूटे फूटे डीएनए फ्रेगमेंट्स थे, उनको हमने यहाँ पर ऐसे भर दिया। चलो ऐसे भर दिया, उनको हमने यहाँ पर ऐसे भर दिया, डाल दिया। अब आपको पता है कि ये जो वेल्स होंगी, यहाँ पे पोर्स होंगे, और मार्कर, यहाँ पे पोर्स होंगे। ठीक है, अब पोर्स तो मैं आपको ऐसे ही दिखा सकती हूँ, हालांकि फ्रंट पर होंगे, यहाँ बगल में नहीं होंगे, ये पोर्स होंगे। अब आपको पता है ये जो बेड है ये नॉर्मल बेड नहीं है, ये है एग्रॉस जेल का बेड है। किसका है? एग्रॉस जेल का बेड है। एग्रॉस जेल कहाँ से हमको मिलता है? एग्रॉस जेल हमको मिलता है सीवीड से, सीवीड से भी रेड एल्गा से। ठीक है, सीवीड में कौन सा? रेड एल्गा से, रेड एल्गा से हमें मिला एग्रॉस जेल। एग्रॉस जेल का बेड लेंगे जिसमें वेल्स होंगे, वेल्स में पोर्स होंगे। हम वो जो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए थे उसको उठाएंगे, इनमें वेल्स में डाल देंगे, भर देंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हमें क्या मतलब हम क्या चाहते हैं कि ये जो डीएनए है, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो अरेंज्ड हो जाएं, यहाँ पर ऐसे पोर्स में से निकल के आएँ और अरेंज हो जाएं, और हम अपना डीएनए यानी डिजायर्ड डीएनए पहचानें और उसे निकाल लें। लेकिन भाई इसको क्या ही शौक लगा है कि ये बस ऐसे ही अरेंज हो जाएगा, अपने आप ही तो नहीं होगा ना, इसके लिए भी हमें कुछ जादू करना पड़ेगा, और उस जादू का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करनी पड़ेगी। इधर हमने रखा माइनस, इधर हमने रखा प्लस। ठीक है, इधर हमने रखा प्लस। आप सबको पता है कि जो डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सॉरी प्लस बना दिया मैंने तो, निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अभी डीएनए जो है निगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ रन करेगा, इसीलिए हमने जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी है। ये लाइंस नहीं लग रही हैं, चलो ऐसे बनाते हैं। ये बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी ठीक है ना। ये क्या हो गया? माइनस क्या होता है? कैथोड, जो भी होता हो कैथोड ही होता है। ये होता है एनोड, पॉजिटिव एनोड हो गया। यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाने की वजह से अब जो है इन पोर्स में से डीएनए जो है ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। अभी डीएनए जब ट्रैवल करेगा तो फिर ये एक सीक्वेंस में लग जाएगा। सीक्वेंस आप देख के समझ गए होंगे कि क्या सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस है ये, किसका सीक्वेंस है? डीएनए बैंड्स का सीक्वेंस है। यानी ये डीएनए बैंड्स अरेंज हो गए हैं, और कैसे अरेंज हुए हैं? लार्जर टू स्मॉलर। ठीक है, लार्जर टू स्मॉलर, लार्जर टू स्मॉलर अरेंज्ड हो गए हैं। अभी देखो ये सब अरेंज्ड हो गए हैं ना, अभी भी हमारा काम आसान नहीं हुआ, क्योंकि ये इतने सारे हैं। अब मैंने पहले ही बताया था ये कलरलेस होते हैं, तो ये इतने सारे हम भैया कैसे पहचानेंगे कि बस यही वाला है मेरा और इसको उठा लिया? ऐसा नहीं होगा। इसके लिए भी अभी एक काम और हम करेंगे, इसको हम करेंगे टाई करेंगे, किससे? इथीडियम ब्रोमाइड से। इथीडियम ब्रोमाइड से इसको डाई अप करेंगे, और फिर अभी भी काम आसान नहीं है। अभी हम क्या किया, हमने लगाया यूवी लैम्प, जिसका वायर होगा कहीं, पता नहीं कहाँ है, लगा दिया। ठीक है, इथीडियम ब्रोमाइड से डाई अप करने के बाद यूवी लैम्प लगाते ही हमें दिखेगा हमारा डीएनए कैसा दिखेगा? ऑरेंज इन कलर। ठीक है, ऑरेंज इन कलर, ऑरेंज कलर का दिखेगा। इतनी गंदगी मचा देती हूँ मैं। ऑरेंज कलर, अभी ठीक है, अभी इतनी बात समझ में आ गई। फिर से देख लेते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए में क्या किया हमने? ये सेल था,
उसमें ये न्यूक्लियस था, इसमें ये डीएनए था। सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए हमने डीएनए को बाहर निकाल लिया, डीएनए बाहर आ गया, लंबा सा डीएनए बाहर आया, हमने फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए काटना शुरू कर दिया इसको, और ये जो हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट था ये भी हमको कट होके मिल गया, किसकी हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम फ्रेगमेंट। अब आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम मतलब जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसकी फ्रेगमेंट को आइसोलेट करने के लिए हमने एक प्रोसेस की जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया, हमने एक बेड लिया जो कि नॉर्मल बेड नहीं है, वो है एग्रॉस जेल का बेड। एग्रॉस जेल हमको कहाँ से मिली, सीवीड से मिली। सीवीड्स यानी कि जो सी के एल्गीज होते हैं, ठीक है, और उसमें से भी कौन सी एल्गी, रेड एल्गा, ठीक है, रेड एल्गा से ये एग्रॉस जेल हमें मिलता है। एग्रॉस जेल का बेड है। एग्रॉस जेल के बेड में जो है वेल्स बने हुए हैं, कुएँ बने हुए हैं छोटे छोटे, जिनमें हम ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनको लाकर भर देंगे, और इस वेल्स में छोटे छोटे पोर्स हैं जिनके थ्रू ये बाहर आएगा। लेकिन ये ऐसे ही बाहर नहीं आएगा, इसके बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंतजाम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ना जनरेट कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, हमारा डीएनए निगेटिवली चार्ज है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दें, इधर माइनस रख दें इधर प्लस रख दें, तो हमारा जो डीएनए है वो माइनस टू प्लस चला जाएगा, और इसके डीएनए बैंड्स जो हैं अरेंज हो जाएंगे लार्जर टू स्मॉलर इन साइज में। लार्जर टू स्मॉलर साइज में अरेंज होने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने डाई कर दिया, इथीडियम ब्रोमाइड से डाई अप कर दिया, और फिर यूवी लैंप लगाते ही हमको ये ऑरेंज कलर का दिखने लगा। अभी देखो ये ऑरेंज कलर का दिख गया। अब हमने क्या किया कि किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसको हमने निकाला और निकाल लिया अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमने ये निकाल के बाहर ले लिया। अभी थोड़े से जल के साथ हमारा जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये डीएनए फ्रेगमेंट जो है बाहर आ चुका है। अभी इस जल से इस डीएनए को निकालेंगे, इस जल से इस डीएनए की प्रोसेस को अलग करेंगे, यानी सेपरेट करेंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इल्यूजन, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे इल्यूजन। भाई ऐसे खींच के चिमटी से ऐसे थोड़ी ना निकाल लेंगे डीएनए, इसको हमने मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे निकाला और यहाँ पे लाके रखा, तो हमने क्या देखा कि जो डीएनए है ये जेल के साथ बाहर आया हुआ ना, तो इस जेल से, इस एग्रॉस जेल से इस डीएनए को रिमूव करेंगे और इस प्रोसेस को बोलेंगे इल्यूजन, ठीक है। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई। डस्टर पता नहीं कहाँ है, हाथ का काम करते हुए सफाई कर देनी चाहिए, तो ठीक है, अभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आता है लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू अ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर टर्म आ चुका है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेक्टर क्या है। भाई पहले वेक्टर जानेंगे, फिर जानेंगे कि लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू अ वेक्टर ये क्या है, ठीक है। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर को ऐसे समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरा फ़ोन है, ठीक है, और दूर बैठी मेरी फ्रेंड को मेरा फ़ोन देना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो मैंने फ़ोन डायरेक्ट खींच के मारा, ठीक है, और या तो कोई छोटा बच्चा घूम रहा है और मैंने उसको बोला कि बेटा इधर आओ, और उसको फ़ोन दिया और वो संभाल के लेके गया, मेरी फ्रेंड को फ़ोन दे के आ जाता है। तो देखो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो डायरेक्ट मैंने फेंका और जो एक बच्चे के थ्रू गया, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो बच्चा है बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है वो है वेक्टर, ठीक है, लेकिन जो मैंने डायरेक्ट फेंक के मारा उससे आपको पता चल रहा होगा कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है, कि मतलब या तो फ़ोन उसके पास चला जाएगा, उसको मिल जाएगा, या फिर उसका मुंह टूटेगा, ठीक है। मैंने फेंक के मारा, क्या पता उसके हाथ में जाके गिरे, क्या पता उसका मुंह टूट जाए, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर के थ्रू हमने यूज़ किया वो प्रोसेस ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो बच्चा आएगा, फ़ोन लेगा, प्यार से लेगा, संभालते हुए लेके जाएगा, दीदी दीदी करते, और दीदी को जाके दे देगा, ठीक है। तो वेक्टर वही है, मतलब कि ये मीडिएटर का काम करता है, कि मतलब जैसे चलो क्रॉप में ले लेते हैं कि जैसे ये ऑर्गेनिज्म ए है और क्रॉप ए है, क्रॉप ए है, ये क्रॉप बी है, ठीक है। अभी मुझे इसकी यील्डिंग लो है, इसकी हाई है, ठीक है, इसकी लो है, इसकी लो है, इसकी हाई है। अब मुझे इसमें से डीएनए निकाल के इसमें डालना है, तो हम ऐसे ही डायरेक्ट तो नहीं भेज सकते ना, हमको चाहिए कोई वेक्टर, ये हॉस्टल हो गया, कोई वेक्टर। अब इस वेक्टर को पहले हम ये वाला डीएनए देंगे, ये वेक्टर जाएगा और इसमें जाके वो डीएनए डाल देगा, तो बस इसका काम बन जाएगा, है ना। तो बस यही है वेक्टर। वेक्टर जो है इसको बोल सकते हैं कि ये बहुत यूज़फुल होता है। आप जैसे देखते होंगे कि जैसे मलेरिया का वेक्टर है ना, मॉस्कीटोज़ होते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम कैरी करते हैं, और प्लेग चूहे
प्लेग फैलाते हैं, प्लेग के वेक्टर हो गए, हाउस फ्लाइज होती हैं वेक्टर का यूज़ करती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ फैलाती हैं, ठीक है। तो वेक्टर हमेशा बीमारी फैलाने वाले नहीं होते हैं, यूज़फुल होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में वेक्टर तो बहुत यूज़फुल है, ठीक है। अब ये वेक्टर कई तरह के होते हैं, जैसे अगर मान लो हमारा होस्ट सेल जो है वो कोई ह्यूमन है, ठीक है, तो हम रेट्रोवायरस का यूज़ करेंगे, रेट्रोवायरस को एज अ वेक्टर यूज़ करेंगे। प्रोक्रियोट्स में हम यूज़ करेंगे बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज़ करेंगे। तो हम प्लाज्मिड के बारे में ज़्यादा देख रहे होंगे बायोटेक्नोलॉजी में। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड ही एज अ वेक्टर यूज़ होता है। प्लाज्मिड के बारे में समझ रहे होंगे कि जैसे मान लो ये बैक्टीरिया का सेल है और ये बैक्टीरिया का सेल है और यहाँ पे ये डीएनए है, ऐसे खुला पड़ा हुआ है, थार्ड से रह रहा है, और यहाँ पर हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड्स को हम एज अ वेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है, इन प्लाज्मिड्स को एज अ वेक्टर यूज़ करेंगे। इन प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज़ करने से पहले इसके भी कुछ फीचर्स होंगे, यानी ये प्लाज्मिड है, लेकिन ये प्लाज्मिड ऐसे हम कोई सा भी उठा के नहीं ले लेंगे, इसके भी कुछ फीचर्स होंगे। फीचर्स क्या होंगे कि पहली बात तो ये डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिखूं, रहने देती हूँ, आप सब समझ ही गए होंगे। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, देखो मैंने दो वाला बनाया है, यानी ये दो डबल स्टैंड्स है ना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्यों होना चाहिए, इस बात को समझते हैं कि जो हमारा डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड होता है ना, डीएनए सबको पता है कि डबल स्टैंडर्ड होता है। तो अगर प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा, प्लाज्मिड अगर डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा तो ये डीएनए कैसे आकर इस पर लगेगा, ठीक है, कैसे आके फिट होगा। ऐसा तो नहीं होगा प्लाज्मिड ऐसा सिंपल है और डीएनए कहीं ऐसे आके ऐसे बैठ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना, उसको फिट करना है। कहने का मतलब कि जैसे ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में मान लो ये कैसे बनाऊँ, ऐसे ही बनाती हूँ, ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड को अगर जब ये डबल है तभी तो इस पर डबल डीएनए स्ट्रैंड आके हमारा ह्यूमन डीएनए स्ट्रैंड आके ऐसे फिट होगा, ठीक है, तभी तो बनेगा और तभी तो ये हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो बस इस बात का हमको ध्यान रखना है, बस मैं इतना ही समझाऊंगी, आई होप हमको समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमारा प्लाज्मिड होगा वो कैसा होगा, प्लाज्मिड जो हमारा होगा वो कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, प्लस ये नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया होगा। यानी कि बैक्टीरिया से अगर हम प्लाज्मिड निकाल लें तो उसका असर बैक्टीरिया पर नहीं पड़ेगा, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। मतलब कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, ये नॉन एसेंशियल है कि इसको अगर हम इससे प्लाज्मिड को बाहर निकाल लें तो बैक्टीरिया अपना नॉर्मल रूटीन से वो चलता रहेगा और नॉर्मल रूटीन में रहेगा, उससे उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसका होना इसलिए ज़रूरी है कि मान लो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्लाज्मिड को बाहर निकालते, पता चला बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर क्या ही काम का रह जाएगा, हम कहाँ पे होस्ट सेल हमारा कहाँ रहेगा ना, होस्ट सेल ही जब ख़त्म हो जाएगा तो वेक्टर किसको ले जाके, मतलब कि अगर मेरी वो फ्रेंड ही मर जाए जिसको मुझे फ़ोन देना था तो मैं किसको फ़ोन दूंगी ना, वेक्टर बच्चा लेके घूमेगा मेरा फ़ोन इधर उधर, किसको देना है, मान लो अच्छा मर ना जाए, कहीं चली वली जाए, तो वहाँ बैठी थी कहीं अलग चली गई, तो अब बच्चा लेके घूमेगा ना कि मैं किसको दूँ, होस्टल ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसीलिए ये नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, मतलब इसको निकाल लेने से बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्या देखा हमने कि एक तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एक नॉन एसेंशियल होता है, प्लस इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। यानी कि इसमें ये पावर होनी चाहिए कि वो अपनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बना सके, सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए। मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो जिसमें जो डीएनए है उसमें चाहे सेल्फ रेप्लिकेशन हो रहा हो ना हो रहा हो, रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है नहीं हो रही है, देर में हो रही है कब हो रही है, कोई मतलब नहीं है, इसका अपना ही अलग टशन है कि इसको बस रेप्लिकेशन करना है। ये सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है और ये नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनाता चला जाता है अपनी, ठीक है। तो प्लाज्मिड की ये सारे फीचर्स हो गए। अब हम देख लेते हैं, आई होप आपको वेक्टर समझ में आ गया होगा, प्लाज्मिड समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं अब लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर। मतलब सिंपल सी बात ये कह रहा है, लाइगेशन यानी जोड़ना, किसको जोड़ना, डीएनए फ्रेगमेंट को किससे जोड़ना, वेक्टर से जोड़ना। मतलब जो यहाँ पर फ्रेगमेंट हमने काटा था और जो यहाँ पर हमने अपना डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट आइसोलेट किया था, यानी कि ये जो है डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट हमने अपना ये निकाल लिया था, यहाँ पर इसके कुछ सीक्वेंस हैं जो कि पेयर्ड हैं,
इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है कि आप सोचो अब मैं ये क्या बना रही हूँ, तो ये एक अलग टॉपिक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, बेस पेयर्स क्या हैं, डीएनए सीक्वेंस क्या है, ये सब इस टॉपिक का सब्जेक्ट नहीं है। बस आपको इतना पता है कि हाँ डीएनए के पास कुछ तो ऐसा है जिससे मतलब बेस पेयर्स हैं जिससे ये पेयरिंग करता है, पेयर्स बनाता है, और जब हम फ्रेगमेंटेशन इसकी करते हैं तो फिर कुछ जो पार्ट्स हैं वो अनपेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है, कुछ जो पार्ट्स हैं वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। अच्छा, इसमें भी अनपेयर्ड ही नहीं होते हैं, एक ब्लंट एंड होता है, एक स्टिकी एंड होता है, स्टिकी एंड, और जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी में है वो हम स्टिकी एंड ही यूज़ करते हैं। इसको भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारा ये डीएनए है, खत्म हो गया, छोड़ो, चलो जल्दी से हम देख लेते हैं ब्लंट एंड क्या है और स्टिकी एंड क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है, इधर ले लिया। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ अनपेयर्ड बच रहा है। इसमें आप देख रहे हैं सारी चीज़ें पेयर्ड हैं, और ये एक बड़ा डीएनए ले लिया, ठीक है। ये सीधी लाइन होगी, पेयर्ड होगा, ड्राइंग से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक सीधा सीधा कट मार दें, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, ब्लंट एंड मिल जाएगा। मतलब कि एक कट इधर लग के ये हमारा ब्लंट एंड तैयार हो चुका है। ये पूरा पार्ट हमारा ब्लंट एंड तैयार हो चुका है ना, कि एक सेगमेंट इधर आ गया, एक सेगमेंट इधर आ गया, इसमें कुछ भी अनपेयर्ड नहीं बचा। इसमें कुछ भी अनपेयर्ड नहीं बचा तो इसके पास एबिलिटी नहीं होगी स्टिक करने की, जुड़ने की, और हमको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा इसको वेक्टर से जोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी में ये हमारे किसी का काम का नहीं है, हमारे काम का है ये वाला, जिसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये तो पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये सीधा सीधा कट ना मारकर एक कट कहीं इधर से मारा और एक कट कहीं इधर से मारा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कोई रिकॉग्निशन साइट पहचानी और एक कट यहाँ से मारा, एक कट यहाँ से मारा, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें अनपेयर्ड बच रहा है। अब ये अनपेयर्ड जाके जो प्लाज्मिड में अनपेयर्ड है, प्लाज्मिड भी मान लीजिए कुछ अनपेयर्ड है, उससे जाके ये स्टिक करेगा और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना देगा, ठीक है। तो ये वाला था जो हमारे पास ओवरहैंगिंग पार्ट बच रहा था जिसमें अनपेयर्ड बेस पेयर्स थे, वो था हमारा स्टिकी एंड, और जिसमें हमने सीधा सीधा कट मारा था वो हमारा था ब्लंट एंड। लिख देती हूँ ब्लंट एंड, ब्लंट एंड, और जिसमें ओवरहैंगिंग पार्ट बच रहा था, ओवरहैंगिंग पार्ट बच रहा था, वो क्या था, वो क्या था, स्टिकी एंड। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। फिर देख लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं कुछ। अभी देखो छोटी सी बात हमको और समझनी है कि जो प्लाज्मिड था हमारा, ये जो प्लाज्मिड था हमारा, ठीक है, और ये जो डीएनए था, ठीक है, इस डीएनए को हमने कट किया था किससे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, जिसकी एक स्पेशल रिकॉग्निशन साइट थी, ठीक है। उसने एक कट यहाँ से मारा, एक कट यहाँ से मारा, और ये हमारा डिजायर्ड जीन हमको दे दिया था, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे कि हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करेंगे प्लाज्मिड को कट करने के लिए, ताकि वो एक कट यहाँ लगाए, एक कट यहाँ लगाए, और हमको सेम सीक्वेंस के साथ वो गैप दे जहाँ पर हमारा ये डीएनए फ्रेगमेंट, जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए कैरेक्टर है, वो आकर यहाँ पर फिट हो पाए। क्योंकि अगर सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं यूज़ करेंगे तो उसकी रिकॉग्निशन साइट अलग होगी, वो प्लाज्मिड को कहीं अलग से तोड़ देगा, जिसकी वजह से प्लाज्मिड पूरा ख़राब हो जाएगा, हमारे यूज़ का नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर ये यहाँ से कट करेगा तो ये तो सिर्फ यहाँ फिट हो सकता था ना, मतलब कि अगर ये जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है सिर्फ यहाँ फिट हो सकता है और यहाँ वाला पार्ट क्लोज ही रह गया है, और किसी अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करते हुए हमने कोई अलग साइट कट कर दी है, तो फिर प्लाज्मिड भी बेकार हो गया और हमारा ये एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज़ करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को कट करने के लिए, अपना डिजायर्ड कैरेक्टर निकालने के लिए, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करते हैं हम प्लाज्मिड को कट करने के लिए, और फिर आके यहाँ पे लाइगेशन की प्रोसेस होती है। अब लाइगेशन की प्रोसेस कैसे होगी ये देख लेते हैं। हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करते हुए प्लाज्मिड को और डीएनए को टुकड़ों में बांट दिया है, कट कर दिया है, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ ऐसा टुकड़ा, जैसे मैंने बताया आपको स्टिक एंड और ब्लंट एंड के बारे में, तो अभी हमारे पास कुछ
ऐसा आ चुका है ना, ये इधर इसका बड़ा है और इधर इसका है, इधर इस पे अनपेयर्ड है, इधर इस पे अनपेयर्ड है, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये हमारा डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट है, ठीक है। इधर इस पे अनपेयर्ड है और ये मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया, और इधर कुछ इधर अनपेयर्ड है, ठीक है। अभी देखो इधर तो ये पूरी पेयरिंग है ही ना, ये पूरा प्लाज्मिड तो ठीक है ना। जो अनपेयर्ड पार्ट था वो कौन कौन सा था? जो अनपेयर्ड पार्ट था वो हमारा, ये देखो ये ह्यूमन डीएनए था, जो हमने ह्यूमन से या प्लांट सेल से जिससे भी निकाला हो, मतलब कि ये हमारा जो था डिज़ायर्ड कैरेक्टर है ना, डिज़ायर्ड डीएनए है। और ये हमारा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का डीएनए है, ठीक है। अभी इसके जो ओवरहैंगिंग पार्ट्स थे ये वाले थे, और इसके जो ओवरहैंगिंग पार्ट्स थे वो ये वाले थे। अभी ये आके आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि ये जो अनपेयर्ड थे, अब अनपेयर्ड होते हैं तो तड़प रहे होते हैं पेयरिंग के लिए, लेकिन ये चिपकेंगे कैसे? ऐसे ही थोड़ी ना आगे बैठ जाएंगे, ये चिपकेंगे किससे? एक एंजाइम होगा, उसका नाम होगा डीएनए लाइगेज। यानी कि डीएनए लाइगेज वो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? डीएनए लाइगेज वो एंजाइम है जो कि 2 डिफरेंट बॉडीज़ के डीएनए को आपस में कंबाइन करने के काम आता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म ए का डीएनए है, एक ऑर्गेनिज्म बी का डीएनए है, और उसको आपस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है, उसको रिकम्बाइन करता है। कौन करता है? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज यानी कि ये यहाँ पे ग्लू डालेगा, समझ लो यहाँ पे ग्लू डालेगा और इसको बोलेगा भाई जुड़ जा, तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है वो बनकर तैयार हो गया है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनकर तैयार हो गया है। यानी कि क्या देख रहे थे हम? लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर, यानी कि हमने इस डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर में जोड़ दिया है, लाइगेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनकर तैयार है। तो नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं कि ट्रांसफरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू अ होस्ट सेल, ठीक है। ट्रांसफरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू अ होस्ट सेल। अब इसको होस्ट सेल में डालेंगे। इसका होस्ट सेल क्या था? सबको पता है कि प्लाज्मिड, अभी मैंने बताया कि बैक्टीरिया का पार्ट था, तो बैक्टीरिया ही तो होस्ट सेल होगा, ठीक है। तो अगर होस्ट सेल नहीं होगा तो ये बैक्टीरिया ऐसे खुद बाहर ही थोड़ी ना अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। इसको एक होस्ट बॉडी चाहिए जहाँ पर जाकर ये अपना प्रोडक्ट बनाएगा और सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? इस होस्ट सेल में, यानी कि ये होस्ट सेल है, ये जो बैक्टीरिया का सेल है ये होस्ट सेल है, ये रहा इसका डीएनए। अब इसको यहाँ पर डालना है। इसको भी कुछ प्रोसेस के थ्रू डालेंगे, जैसे कि जीन गन की प्रोसेस से डालेंगे या फिर माइक्रो इंजेक्शन की प्रोसेस से डालेंगे। ये सब भी अपने में एक सेपरेट टॉपिक है, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि हाँ ये प्रोसेस कैसे होती है, बट हाँ इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, लाइक अ प्रोसेस कॉल्ड जीन गन या फिर माइक्रो इंजेक्शन के प्रोसेस से हम इसको डाल देंगे। अब ये होस्ट सेल में जा चुका है, होस्ट सेल में जा चुका है। अब ये होस्ट सेल में जा चुका है। अब आपको पता है कि प्लाज्मिड का कैरेक्टर क्या है? सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन करेगा वो, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। तो बस वही प्रोसेस है नया कि कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम। अब हालांकि हमने एग्जाम्पल सिर्फ एक लिया, लेकिन हम इतने सारा तामझाम सिर्फ एक होस्ट सेल में एक वेक्टर डालने के लिए तो नहीं करेंगे ना, हम इसको बहुत ही लार्ज स्केल पे ग्रो कराएंगे, ठीक है। बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स होंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स होंगे, जिसमें नंबर ऑफ प्लाज्मिड होंगे, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जिनको बोलेंगे, और वो अपनी नंबर ऑफ कॉपीज़ बना रहे होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज़ बना रहे होंगे। नंबर ऑफ कॉपीज़ बना रहे होंगे ये सबका डीएनए। तो कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम, किसी मीडियम में
हम इसको कल्चर कर रहे होंगे, इसकी अपने प्रोडक्ट की नंबर ऑफ कॉपीज लार्ज से लार्ज क्वांटिटी में बना रहे होंगे। फिर आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब जब हमारे प्रोडक्ट की नंबर ऑफ कॉपीज़ बन चुकी है, हमारा हमारा जो डिजायर्ड कैरेक्टर था वो बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रिपेयर्ड हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन यानी कि अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट उससे निकाल लेंगे, किससे, होस्ट सेल से निकाल लेंगे और अपने यूज़ में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन का मैंने बताया कि इंसुलिन को क्या करते हैं कि हम अपने ह्यूमन बॉडी से इंसुलिन का डीएनए निकालते हैं और उसको एक वेक्टर के थ्रू एक होस्ट सेल में डालते हैं, और जब होस्ट सेल में हमारे प्रोडक्ट एक लार्ज क्वांटिटी में बनकर तैयार हो जाते हैं तो हम जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को क्रश करके हम उसमें से इंसुलिन निकाल लेते हैं, बॉटल में भर भर के मार्केटिंग के लिए भेज देते हैं और लाखों करोड़ों जिंदगियां बचाते हैं। ठीक है, तो बस बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था बायोटेक्नोलॉजी का, और आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से क्विक रिविजन ले लेते हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूजिंग साइंटिफिक मेथड विद ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कुछ साइंटिफिक मेथड का यूज करना है, किसके लिए, किसी ऑर्गेनिज्म पर, किसके लिए, टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक मेथड का यूज करते हुए किसी ऑर्गेनिज्म पर या उसके प्रोडक्ट पर उससे नया ऑर्गेनिज्म या नया प्रोडक्ट बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सी आएगी टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू डिफरेंट डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट बॉडीज, मतलब कि दो अलग अलग बॉडीज़ के डीएनए को आपस में रिकम्बाइन करना और कुछ उससे नया प्रोडक्ट बनाना, ये न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाना ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। इसके थ्रू कुछ हमने प्रोसेस देखे, जैसे आइसोलेशन ऑफ डीएनए सबसे पहले आता है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए में हमने क्या किया था कि सेल लिया था, मतलब कि किसी इंसान का सेल या किसी भी चीज़ का, जानवर का सेल ले लिया, प्लांट का सेल ले लिया, फंगस का सेल ले लिया, जिसका भी सेल ले लिया। फंगस का लिया तो उसका सबसे पहले पूरी सेल को हम डिस्ट्रॉय करेंगे डीएनए को बचाते हुए, पूरी सेल डिस्ट्रॉय करेंगे डीएनए को बचाते हुए। जैसे कि अगर प्लांट सेल है, सेल वॉल से घिरी है तो सेलुलेज डाला, फंगस है तो काइटिनेज डाला, ठीक है, और ऐसे ऐसे हम पूरी, लिपिड है तो लाइपेज डाल दिया, प्रोटीन है प्रोटीएज डाल दिया, आरएनए है आरएनएज डाल दिया, एक्सेप्ट डीएनएज। ठीक है, डीएनएज नहीं डालेंगे, डीएनएज डालने से हमारा डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर ये प्रोसेस किसी काम की नहीं रह जाएगी। फिर जब हमने डीएनए पूरे सेल में से अलग कर लिया तो हमने देखा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए का टाइम आया। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के पास स्पेशल रिकॉग्निशन साइट होती है जो कि पहचानेगी आपके डिजायर्ड कैरेक्टर के साइट को और उसको वहीं से कट मारेगी। फिर आता है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। फिर जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट था वो जो बहुत लंबा था वो टुकड़ों में टूट चुका है, तो इसीलिए हम अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करेंगे। कैसे आइसोलेट करेंगे? थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या किया था, एग्रॉस जेल का बेड लिया था। एग्रॉस जेल हमको कहाँ से मिली थी? सीवीड से मिली थी। सीवीड्स में भी रेड अलगा से मिली थी। और एग्रॉस जेल में वेल्स थे, वेल्स में पोर्स थे। हमने वेल्स में डीएनए फ्रेगमेंट्स को डाल दिया था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी थी तो क्योंकि हमारा डीएनए जो है वो निगेटिवली चार्ज था, इसीलिए वो -2+ रन कर रहा था और डीएनए बैंड्स जो है वो लार्जर टू स्मॉलर अरेंज हो गए थे। फिर हमने डीएनए बैंड्स को जो थे उसको इथीडियम ब्रोमाइड से उसको डाइअप किया था, यूवी लैम्प लगाते हुए उसको ऑरेंज कलर में देखा था। उसके बाद उस ट्रे में से, वो जो ट्रे था, वो जो बेड था, उस ट्रे में से हम अपना डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट निकालते हैं थोड़े से जेल के साथ, और उस जेल से उस डीएनए फ्रेगमेंट को रिमूव करने के प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं। फिर आता है हमारा लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर। अब हमारा डीएनए, डिज़ायर्ड डीएनए हमारे पास आ चुका था। अब हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड को भी उसी वेक्टर से, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे जिससे हमने डीएनए फ्रेगमेंट को कट किया था, और दोनों को आपस में जोड़ेंगे। किसकी हेल्प से जोड़ेंगे? डीएनए लाइगेज की हेल्प से। किसकी हेल्प से? डीएनए लाइगेज की हेल्प से जोड़ेंगे। फिर करेंगे ट्रांसफरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू होस्ट सेल। अब जो हमारा रिकॉम्बिनेंट यानी कि दो डीएनए का मेल जोल, ठीक है, जैसे रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू डिफरेंट डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। एक डीएनए हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर का था, एक डीएनए हमारा प्लाज्मिड का था, उन दोनों को हमने जोड़ दिया था तो वो बन चुका था रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। उसको हम ट्रांसफर करेंगे होस्ट सेल में। होस्ट सेल हमारा क्या था? बैक्टीरिया में, थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड जीन गन या फिर माइक्रो इंजेक्शन की प्रोसेस से
फिर कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम, एक लार्ज स्केल पर हम इसका कल्चर करेंगे और बहुत सारे नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाएंगे अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, फिर हम अपना प्रोडक्ट निकालेंगे और अपने यूज़ में लेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आगे भी हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोज़ के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर। सो थैंक यू।